आज से आपका जो मेंस का भी टॉपिक है, मेंस के भी प्रश्नों को, मेंस के भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग उसी फिगर से शुरुआत करते हैं जो पिछले 2-3 क्लासेज में हमने शुरुआत किया कि 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का जो भारत था वो कैसा था। आइए देखते हैं। अब तो ये फिगर आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से आ गया होगा। ये जो 18वीं शताब्दी का भारत आपको दिख रहा है, हमने अब तक जो चर्चा की वो कि मुगल साम्राज्य के पतन को देखा फर्स्ट यूनिट में, उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा, केवल आगमन देखा, और उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय देखा। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इन यूरोपीय कंपनियों के बीच जो संघर्ष हुआ, जो प्रतिस्पर्धा हुई, उस पर चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था, जब आगमन की चर्चा किया था तब भी आपको बताया था कि इन यूरोपीय कंपनियों की जो बीच जो प्रतिस्पर्धा थी, वो उसके पीछे मुख्य जो कारण था वो था कि किस तरह से यूरोप के साथ जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। और आपको बता दूं, इस समय जो व्यापारिक मार्ग था 18वीं शताब्दी में, जो यूरोपीय कंपनियों के द्वारा अपनाया गया, चाहे वो पुर्तगीज थे, चाहे वो डच थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, चाहे फ्रेंच थे, जितनी भी यूरोपीय कंपनियां इस समय में आई, उन्होंने जो मार्ग अपनाया वो आप जानते हैं कि यूरोप से केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक चैनल और भारत, ये मार्ग अपनाया गया। जाहिर सी बात है, समुद्री मार्ग था ये, और इस पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए, या इस पर एकाधिकार वही शक्ति स्थापित करेगी जो कि नौसैनिक रूप से क्या होगी, अधिक सशक्त होगी। तो हमने आगमन तो देख ही लिया है, अब हम प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे, और सबकी प्रतिस्पर्धा का जो कारण होगा वो होगा एकाधिकार स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश द मोनोपोली, एकाधिकार स्थापित करना, एकाधिकार स्थापित करना। अब अगर हम 18वीं शताब्दी में देखें तो आपको दो त्रिपक्षीय संघर्ष दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूरोपीय कंपनियों में आप देखेंगे तो आपको दो त्रिपक्षीय संघर्ष दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा पूर्वार्ध में, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। जाहिर सी बात है, पूर्वार्ध आपका मेंस में नहीं है। और एक दिखाई देगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और अगर आप देखें तो पूर्वार्ध में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, वो हुआ, पूर्वार्ध का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से पुर्तगीज, डच और ब्रिटिशर्स में हुआ पहले जो और आपको बताऊं कि ये जो संघर्ष हैं आपके न केवल भारत में हुए बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हुए। और जो उत्तरार्ध में जो प्रतिस्पर्धा हुए, जो उत्तरार्ध में संघर्ष हुआ, उसमें शामिल थे डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। ये दो त्रिपक्षीय संघर्ष आपको दिखाई देंगे। जो पहला त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें कोई बहुत फेमस युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन आप जानते रहिएगा कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पहले डचों ने हराया किसको? डचों ने पुर्तगीजों को हराया। डचों ने पुर्तगीजों को हराया और
किंतु ब्रिटिशर्स से वो पराजित हुए। ब्रिटिशर्स से निर्णायक पराजय तो नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स से पराजित हुए। इसमें कोई भी ऐसा बहुत फेमस युद्ध नहीं हुआ जो आपको बताया जा सके, लेकिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते रहिएगा कि जो पूर्वार्ध में संघर्ष हुआ उसमें ये तीन शक्तियां थीं, पुर्तगीज, डच और ब्रिटिशर्स। और जो उत्तरार्ध में हुआ, उत्तरार्ध में थी हुआ डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। और उत्तरार्ध में जो डचों और ब्रिटिशों के बीच संघर्ष हुआ, उसमें जो निर्णायक संघर्ष हुआ डचों और ब्रिटिशों के बीच, वो हुआ बेदरा के युद्ध में। बहुत ही फेमस बेदरा कहाँ है? कलकत्ता के पास, कलकत्ता में, बंगाल में। 1759 में हुआ ये युद्ध। और बेदरा के युद्ध में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने पराजित किया डचों को, और इसमें ब्रिटिशर्स जीते, डच पराजित हुए। तो डचों और ब्रिटिशों, यानी ये जो संघर्ष चल रहा था, ये निर्णायक युद्ध हुआ बेदरा के युद्ध में। और इसके बाद जो डच हैं वो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी नहीं रही, और फिर वो जो भी आपको दिखाई देंगे वो मिशनरी क्रियाकलापों में उठा करके दिखाई देंगे। लेकिन जो सबसे जो प्रसिद्ध और सबसे निर्णायक जो संघर्ष हुआ, वो संघर्ष हुआ ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों के बीच में सबसे निर्णायक संघर्ष हुआ। आइए हम देखें इन संघर्ष को। सबसे तीव्र अगर प्रतिस्पर्धा आपको दिखाई देगी तो वो प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों के बीच। इस प्रतिस्पर्धा की बात अगर हम करें, ब्रिटिश फ्रांसीसी संघर्ष, ब्रिटिश फ्रांसीसी संघर्ष, और ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुआ वो कर्नाटक में हुआ, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। कर्नाटक युद्ध भी किया, कर्नाटक युद्ध भी हुआ। तीन कर्नाटक युद्ध आपको दिखाई देंगे। अप्रोच जानने की जरूरत है ब्रिटिश फ्रांसीसी संघर्ष को अगर हम देखेंगे तो। इस टॉपिक को अगर हम देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो इन युद्धों को, क्योंकि आने वाली स्थिति में जब हम आज यूरोपीय संघ कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की चर्चा कर लेंगे, तब हम ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे इन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, कैसे बंगाल में किया, अवध में किया और अन्य राज्यों में किया। तो वहां पर भी आपको यही अप्रोच अपनाना होगा जो हम यहाँ आपको बताएंगे। यानी अगर कोई भी युद्ध हो रहा है तो सबसे पहले चीज जानते रहिए, आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो ध्यान में ये रहना चाहिए कि पहली बात तो क्या कारण हुआ, क्या कारण था। कभी कभी एक संघर्ष के आपको कई कारण दिखाई देंगे, तो जो प्रमुख इमीडिएट कारण है उसको हम लोग फोकस करेंगे, जो तात्कालिक कारण होता है। और कारण के बाद हम देखेंगे कि युद्ध की घटनाएं क्या हुई। कभी कभी सिविल में उठा करके ले या लंबे सवालों में पूछ लिया जाता है घटनाएं, और फिर उसके बाद परिणाम क्या हुआ। प्रायः आप देखेंगे कि परिणाम एक संधि के द्वारा होगा, तो निश्चित रूप से हमें कारण, घटना और परिणाम, इन तीन चीजों पे फोकस करना होगा। जब हम कर्नाटक युद्धों की बात करेंगे तो आप देखें ये हुआ, यूरोप की दो शक्तियां थीं, एक ब्रिटेन का था और फ्रांस का था। एक अगर आप माइन्यूट कॉन्सेप्ट लेकर के चलें तो कर्नाटक युद्धों के अगर आपको कारण दिखाई देंगे, हम पहले से ही बता दे रहे हैं, बिना किसी चर्चा के बता रहे हैं कि कारण आप देखोगे तो दो एस्पेक्ट आपको दिखाई देगा। पहला एस्पेक्ट ये दिखाई देगा, कर्नाटक युद्धों की अगर आप बात करेंगे तो आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा, कारण में या तो यूरोपीय कारक जिम्मेदार होंगे या तो यूरोपीय राजनीति जिम्मेदार होगी। याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कह रहा हूं
कि अभी तक यानी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोपीय राजनीति में फ्रांस का दबदबा था, क्योंकि स्थल सेना का महत्व होता था। और अगर आप वर्ल्ड मैप को उठा करके देखेंगे तो फ्रांस से इटली, जर्मनी, अभी तक तो खैर जर्मनी का और इटली का अस्तित्व भी नहीं था, इधर ऑस्ट्रिया था, है ना, ऑस्ट्रिया, और फिर इधर स्पेन, पुर्तगाल, यानी एक अधिकांश जो पोर्शन था वो स्थल मार्ग से फ्रांस से जुड़ा हुआ था। और फ्रांसीसियों की स्थल शक्ति जो कि बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए यूरोपीय राजनीति में जो प्रभुत्व आपको देखेंगे वो दिखाई देगा किसका? फ्रांसीसियों का दिखाई देगा। लेकिन जब आप 18वीं शताब्दी में जो चेंज आप देखोगे वो चेंज दिखेगा ये कि अब स्थल मार्ग से निर्णय क्या होने जा रहा है? जल मार्ग होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में संतुलन बदलेगा और उसमें ब्रिटेन नंबर 1 होगा। इसलिए याद रखिएगा कि जो यूरोपीय राजनीति की प्रतिस्पर्धा है वो भी कर्नाटक, उसकी छाया जो है कर्नाटक युद्धों में होगा। और एक बात और भी आपको बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका निर्णय तो खैर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करती है। जब हम प्रशासकीय पहलू को बताएंगे तो जरूर आपको बताएंगे। लेकिन यहां आप जानते रहिएगा कि जितने लोगों ने उसको निवेश किया था उसमें से को जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स थे वो 24 लोगों को चुनते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सारे निर्णय लेते थे। लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो मुख्यतः सरकारी कंपनी थी, इसलिए निर्णय जो लेता था वो फ्रांस का सरकार लेता था, फ्रांसीसी सरकार लेती थी। और जब यूरोपीय राजनीति में ब्रिटेन का दबाव फ्रांस पे पड़ा तो जाहिर सी बात है जो फ्रांसीसी सरकार ने जो निर्णय लिया, आप देखोगे कि किस तरह से फ्रांसीसी कंपनियों में या फ्रांसीसी कंपनी के सरवाइव ना कर पाने के कारणों में एक कारण वो भी होगा। फिलहाल एक तो यूरोपीय राजनीति होगी और एक राजनीति जो होगी वो होगी स्थानीय राजनीति होगी। तो अगर आप क्लासिफाई करके देखते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। इन्हीं 2 कारणों में से आपको दिखाई देगा। आइए फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं, पहले चर्चा करते हैं कर्नाटक युद्धों में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की चर्चा करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, 1746 से 1748, राइट। यानी अब देखिए 18वीं शताब्दी का मध्य आने जा रहा है। यानी आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद फर्स्ट हाफ में हम जहां आपको ये बताएंगे कि किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, तो सेकंड हाफ में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक पे मेंस के सवाल आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। आप लोग उसको लिखिएगा और जो दिक्कतें होंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आप चर्चा करिएगा। फिलहाल जो इसका कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष। अब आप समझिए युद्ध हो रहा है कहां पे? कर्नाटक में हो रहा है। और कारण इसका क्या दिख रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कारण जो था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष, जाहिर सी बात है एक पक्ष का समर्थन किया ब्रिटेन ने, दूसरे पक्ष का समर्थन किया फ्रांस ने। और इसके परिणाम क्या हुआ आपको बताऊं। पहले अगर आप घटनाओं की अगर यहाँ चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ जो डुप्ले था, डुप्ले ने इस बात को कहा कि हम लोगों को यहाँ प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए, क्लियर। लेकिन चूंकि ब्रिटिशर्स हावी पड़ रहे थे इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपनी गारंटी तो दे सकते हैं, लेकिन यूरोप में अगर कहीं कोई डायरेक्शन मिलता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का डायरेक्शन मिलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल एक यह डिप्लोमेटिक जवाब था। और फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, पहले राउंड में क्या हुआ आप खुद देखिएगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश जो कमांडर था बॉर्नेट, ब्रिटिश कमांडर का नाम आता है, बॉर्नेट का नाम आता है ना। अभी इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए हैं लेकिन लंबे सवालों में गुंजाइश तो बनती है। ब्रिटिश कमांडर बॉर्नेट ने फ्रांसीसी
जहाज या पोत पकड़ लिए, फ्रांसीसी पोत पकड़ लिए। जाहिर सी बात है पहले स्टेप में आप देखें जो फर्स्ट स्ट्राइक की गई, वो फर्स्ट स्ट्राइक यही की गई, किस पे की गई, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था उस पे उन्होंने किया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप नौसैनिक रूप से अगर आप उठा करके देखेंगे तो नौसैनिक क्षमता जो है वो ब्रिटिशों की ज्यादा थी। और फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जब मॉरिशस का जो ला बोर्डेनो था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसे बुलाया डुप्ले ने एक तरफ से कूटनीतिक रूप से इनसे कहा था, दूसरी तरफ उसने मॉरिशस के जो फ्रांसीसी कमांडर थे उनको बुलाया। और फिर जब ला बोर्डेनो आ गया तो जो सेकंड महत्वपूर्ण स्टेप हुआ वो ये हुआ कि ला बोर्डेनो की सहायता से फ्रांसीसियों ने याद रखिएगा, ये घटनाएं जब आप जानते रहोगे तो कई बार आपको मेंस के सवाल लिखने में सिस्टमेटिक रूप से लिखने में आसानी होगी। तो ला बोर्डेनो ने की सहायता से फ्रांसीसियों ने ब्रिटिशों को मद्रास में पराजित किया, ब्रिटिशों को पराजित करके मद्रास छीन लिया। और आप जानते हो कि मद्रास एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, मद्रास छीन लिया। लेकिन आपको बताऊं यहां आपको एक चीज दिखाई देगा कि क्या होगा कि ये एक तरह से आपसी प्रतिस्पर्धा हो जाएगी बोर्डेनो और डुप्लो की। डुप्ले ने कहा कि मद्रास अपने पास रहना चाहिए और ला बोर्डेनो ने कहा कि नहीं, इसको हमको क्या करने की जरूरत है कि इसको बेच देने की जरूरत है। और बाद में अंततः जो 40,000 पाउंड जो था, 40,000 पाउंड में मद्रास को वापस कर दिया गया। तो यहीं आपको अधिकारियों में मतभेद भी दिखाई दिया है ना। वैसे भी उसको ला बोर्डेनो को लगता था कि मैं चला जाऊंगा मॉरिशस तो सारा श्रेय डुप्ले को जाएगा, इसलिए उसने उसको पैसा कमाने का एक माध्यम तक चुना। क्लियर। ये युद्ध अभी हो ही रहा था कि जो कर्नाटक का जो नवाब था अनिवरुद्दीन था, राइट। उसको लगा कि हमारे भूमि में, हमारे स्थल पे, हमारे राज्य में अगर ये संघर्ष हो रहा है तो उसने एक तरह से डिप्लोमेटिक रूप से क्या किया, दोनों को, ब्रिटिशों को और फ्रांसीसियों को कहा कि युद्ध को बंद कर दिया जाए। चूंकि फ्रांसीसी थोड़े से इस पे बीच पड़ रहे थे इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये भी कहा कि हमने जो मद्रास जीता है वो अंततः आपको दे देंगे, लेकिन इसे अपनाया नहीं गया। और फिर इसी क्रम में फर्स्ट कर्नाटक वार में भी एक घटना हुई, वो कहलाती है सेंट थोमे का युद्ध। बहुत ही फेमस है और आप देखेंगे सेंट थोमे के युद्ध के बाद ही, सेंट थोमे मद्रास में ही है, सेंट थोमा का युद्ध जो हुआ 1748 में हुआ। और इस युद्ध में अगर आप देखेंगे तो इस युद्ध ने ही यूरोपीय साम्राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। वास्तव में हुआ क्या था आपको बताऊं कि जो वो था अनिवरुद्दीन का बड़ा लड़का था, कर्नाटक का नवाब का जो बड़ा लड़का था महफूज खान, और जो फ्रांसीसी थे उसका नेतृत्व कर रहा था पैराडाइज के बीच में हुआ, फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। फ्रांसीसियों यानी आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटक का नवाब वर्सेज फ्रांसीसी। और इस युद्ध में क्या हुआ कि महफूज खान की जो सेना है वो पराजित हुई और पैराडाइज को विजय मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग इसके पास 10,000 सेना थी और इसके पास संख्या काफी कम थी, 200-250 ही थी। और यहीं से एक निष्कर्ष निकाला डुप्ले ने कि किस तरह से एक छोटी प्रशिक्षित यूरोपीय जो सेना है वो पराजित कर सकती है किसको, एक बड़े संख्या की भारतीय सेना को। और आप देखेंगे डुप्ले का ये जो प्रिजर्वेशन था, जो आकलन था, उसने जो ऑब्जर्वेशन था डुप्ले का, आप देखेंगे उसी ऑब्जर्वेशन को यूज करके
विस्तृत स्तर पे अगर आप देखेंगे तो वो जो है ब्रिटिशों ने उसे योग करके पूरा साम्राज्य बना लिया। क्लियर है? इसलिए आपसे कई बार मेंस में पूछा जाता है कि डुप्ले पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने औपनिवेशिक साम्राज्य का स्वप्न देखा था। राइट? खैर हम मेंस वाले सेगमेंट में उसकी चर्चा करेंगे। और ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन इसके पहले कि कोई अंतिम निष्कर्ष निकल पाता, एक संधि हो गई यूरोप में, एक्स ला शापेल की संधि, एक्स ला शापेल की संधि हो गई 1748 में। और यूरोप में इस संधि के द्वारा आप ये कह सकते हैं कि यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। और जब यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया तो यहां पर भी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त मान लिया गया। लेकिन अगर आप कंक्लूजन को उठा करके देखें तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, इस प्रतिस्पर्धा का जो पहला चरण था, उस पहले चरण में अगर आप देखेंगे अनिर्णायक रहा। और दोनों, अगर आप फ्रांसीसियों को देखेंगे मद्रास में स्थल मार्ग में सफल रहे, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स सफल रहे कहां पे? स्थल मार्ग पर, जल मार्ग पर सफल रहे। यानी एक तरह से अनिर्णायक युद्ध रहा। और जब अनिर्णायक युद्ध होता है तो निश्चित रूप से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की संभावनाएं बनेंगी। और देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से लेकर के 1754 के बीच हुआ, यानी 1 साल का भी अंतर नहीं रहा। और वहां जो कारण था, आप देखिएगा, स्थानीय राजनीति थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। यानी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या राजनीतिक हस्तक्षेप था, राजनीति, हमने कहा था ना कि जो संघर्ष है और हस्तक्षेप है एक ही साथ हम लोग देखेंगे। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी, वो कारण बनी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। आइए हम सेगमेंट देखते हैं, सेंटर इसके क्या क्या थे। एक तो जो दक्कन का सूबेदार था, यानी हैदराबाद समझ लीजिए, जो हैदराबाद का निजाम था वो वही दक्कन का सूबेदार भी था। एक हैदराबाद था और एक जो कर्नाटक का जो नवाब था। आप जानते हैं कर्नाटक का क्षेत्र था, कहने के लिए तो ये इसके अधीन ही था, लेकिन वो भी अपने आप में लगभग स्वतंत्र कर दिया था। और उसकी स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था? सादत खान था। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। वास्तव में कंडीशन ऐसी हुई कि जो उत्तराधिकार संघर्ष में जो राजनीतिक स्थिति जटिलता हुई, वो इस तरह से हुई कि आसफ जाह की मृत्यु हो गई हैदराबाद में। और चिनकिल्स खान, निजामुल मुल्क आसफ जाह, वो हमने शॉर्ट में लिखा। और आसफ जाह के मृत्यु के बाद नासिर जंग को उत्तराधिकारी बनाया गया। और उसको चुनौती दिया किसने? उसके यानी ये इसका पुत्र था और ये पौत्र था, तो उसको चुनौती दिया किसने? मुजफ्फर जंग ने दिया। और कर्नाटक में जो सादत खान के बाद अनीवरुद्दीन नवाब हुआ और उसको चुनौती दिया उसके जो दामाद थे चांदा साहब ने दिया। बहनोई दामाद जो भी कह लीजिए, बहनोई जो चांदा साहब थे। खैर कुल मिला के आप ये कह सकते हैं राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैध जो उत्तराधिकारी हुए उनको चुनौती दिया उनके राज्यों में। और आप जानते हैं कि राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष इस प्रकार के होते ही रहते थे। और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, डुप्ले का दिमाग काम किया। अब आप खुद समझ लो कि कौन पैसा डुप्ले को दे सकता है। जाहिर सी बात है वही पैसा देगा जो कि अवैध उत्तराधिकारी होगा, जो वैध है वो तो देगा नहीं। फिर आगे चल करके डुप्ले ने एक कॉम्बिनेशन बनाया, डुप्ले प्लस मुजफ्फर जंग और प्लस चांदा साहब। हमने शार्ट में लिखा, आप लोग इसको जानते रहिएगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब। और जाहिर सी बात है कि क्या स्वप्न दिखाया गया कि जो मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया जाएगा, दक्कन का नवाब बना दिया जाएगा और चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाएगा।
ये फिगर एकदम दिमाग में ऐसे ही बना लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन किस पार्टी में था और कैसे था। और जैसे ये बना और फिर वो योजना जो सेंट थोमे के युद्ध में देखा था उसने कि किस तरह से एक प्रशिक्षित सेना भारतीयों को पराजित कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया किसमें, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। और हुआ क्या, पहला जो इसका युद्ध हुआ, जो घटनाक्रम बना, इस घटनाक्रम के बाद इस गठबंधन के पश्चात जो पहला जो घटनाक्रम हुआ वो हुआ अंबूर का युद्ध 1749 में हुआ, 1749 में। और इसमें क्या हुआ, अनीवरुद्दीन वर्सेस आप कह सकते हैं कि ये जो संयुक्त सेना थी मुजफ्फर जंग और चांदा साहेब, और इस पूरे युद्ध में अनीवरुद्दीन को मार डाला गया और सफलता मिली किसको, इस गठबंधन को मिली। और अंततः इसका परिणाम क्या हुआ कि चांदा साहेब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। यानी फर्स्ट पॉइंट जो सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट किया गया कि चांदा साहब को बना दिया गया, क्या नवाब बना दिया गया। और फिर ये अपनी राजधानी अर्काट पहुंच गया और अर्काट में इसने राज्य करना शुरू किया। उसी के बाद जो सेकंड स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि इसको हम यहां से हटाते हैं, आप लोग दिमाग में कंसंट्रेट कर लिए होंगे। इसका जो सेकंड स्टेप हुआ वो हुआ कि सेकंड जो स्टेप हुआ 1750 में, 1750 में जो डुप्ले प्लस मुजफ्फर जंग और प्लस चांदा साहब की जो संयुक्त सेना थी उसने नासिर जंग को पराजित किया, नासिर जंग को। और इसकी जगह पर मुजफ्फर जंग, इसके पश्चात क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग को सूबेदार बना दिया गया, मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। अब जरा सोचिए, मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया, यानी योजना 100% सफल हो रही है। क्लियर है? जाहिर सी बात है मुजफ्फर जंग ने क्या किया कि 50 लाख रुपए और बहुत सारे गिफ्ट दिए। इसका कोई यहाँ मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी जानते रहिए 50 लाख रुपए नगद का क्षेत्र, नगद और प्लस डुप्ले को व्यक्तिगत बहुत सारे उपहार दिए गए। फिलहाल ये योजना एकदम से सफल हो रही थी और इसी बीच मुजफ्फर जंग को मार दिया गया। ये एक अफगान था, व्यक्तिगत रंजिश से मुजफ्फर जंग को मारा गया। और जो मुजफ्फर जंग जब मारा गया तो मुजफ्फर जंग के पश्चात सलाबत जंग को नवाब बना दिया गया, दक्कन का सूबेदार बना दिया गया और सलाबत जंग से भी बहुत सारी रियायतें प्राप्त की गई। यानी सेकंड कर्नाटक युद्ध के दौरान अगर आप देखोगे तो जो पहला 2 स्टेप था उन दोनों स्टेप में आपको फ्रांसीसियों को सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ब्रिटिशर्स चुप रहेंगे? कतई नहीं चुप रहेंगे। और ब्रिटिशर्स किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? ब्रिटिशर्स उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिस फार्मूले का प्रयोग किया था किसने? डुप्ले ने किया था। और फिर ब्रिटिशों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ब्रिटिशों ने सपोर्ट किया किसको? मोहम्मद अली को। ये ब्रिटिशों ने सपोर्ट किया मोहम्मद अली को। और वो मोहम्मद अली जो था वो अभी था कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में था, तिरुचिरापल्ली में था। अब देखिए यहाँ के कंडीशन को देखिए कि कैसे कंडीशन बदलेगी। तिरुचिरापल्ली में था, यानी मोहम्मद अली ये अपने किले में अपने आप को बंद कर लिया था और इसका समर्थन किया किसने? ब्रिटिशों ने। और वर्सेज लड़ाई हुई किसकी?
डुप्ले की और प्लस सलाबत जंग की और प्लस चांदा साहब की हुई। यानी फ्रांसीसी लड़े और प्लस सलाबत जंग था और चांदा साहब थे। और ये संघर्ष एक लंबे समय से क्या हो रहा था कि पूरा नहीं हो पा रहा था, अनिर्णय की स्थिति थी। और उसी समय रॉबर्ट क्लाइव का उदय होता है। रॉबर्ट क्लाइव की स्थिति आपको बताऊंगा। पर्सनालिटीज में क्लाइव को स्पेशली पूछा जाता है, माना जाता है कि उसने औपनिवेशिक साम्राज्य को आधारशिला रखी थी। तो ये निश्चित रूप से उस समय उसकी जो स्टेटस था ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की तरह से था। और उसने ये एक सुझाव दिया कि अगर इस गठबंधन को तोड़ना है तो हमें अर्काट पर आक्रमण कर देना चाहिए। अर्काट जो था वो क्या था, चांदा साहब की राजधानी थी। और उसने कहा कि जैसे ही आप आक्रमण करेंगे चांदा साहब भागेगा अर्काट की तरफ और ये संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको बताऊं कि खुद क्लाइव को ही भेज दिया गया। हालांकि क्लाइव की इसका स्टेटस क्लर्क का था, लेकिन क्लाइव ने इस संभावना को, इस उत्तरदायित्व को संभाला और क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर आक्रमण बोला गया। और वही हुआ जिसका एस्टिमेट किया था। चांदा साहब अर्काट चला गया और अंततः जो है ब्रिटिशर्स को यहां पर सफलता प्राप्त हुई, राइट। और ये घटनाक्रम 2-3 सालों तक चलता रहा और ये कार्यक्रम चल ही रहा था। उसी समय 1754 में 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई। दोनों सरकारें सहमत हुई। एक ये दबाव रहता था, समझ लीजिए, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी पे रहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी, वो थी एक तरह से आप देखें एक व्यापारिक कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के आधार पर वो कंपनी थी। और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में। और अगर कंपनी अगर लगातार युद्धों में रहेगी तो लाभांश कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति पे एक प्रेशर तो रहता ही था। फिलहाल पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में। और आपको बताऊं कि कूटनीतिक रूप से दबाव डाला गया और इसमें बुला लिया गया वापस, डुप्ले को वापस बुला लिया गया। इन्होंने कहा कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए, राइट। और हालांकि इसका एक प्रावधान ये भी था कि दोनों लोगों ने जो अपने अपने विजित क्षेत्र थे वो वापस कर दिए, यानी यथा स्थिति बनाने की प्रयास किया। जो जिसके पास जो क्षेत्र लिया था उसको वापस कर दिया। यूरोपियों ने फ्रांसीसियों का या फ्रांसीसियों ने यूरोपियों का लिया था, वो अंततः वापस कर दिया गया। यानी अगर आप सेकंड कर्नाटक युद्धों की बात अगर आप करेंगे तो सेकंड कर्नाटक युद्धों में भी अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सर अनिर्णायक की स्थिति थी। अगर आप देखेंगे हैदराबाद में देखेंगे तो फ्रांसीसी सफल रहे और जो कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर से सफल रहे। और कुल मिलाकर के सेकंड कर्नाटक युद्ध भी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी क्या रहा कि अंततः अनिर्णित रहा। लेकिन जो पांडिचेरी की जो संधि थी, कहा जाता था ना अन्य कमियां तो खत्म भी किया जा सकता था, लेकिन जो डुप्ले को बुला दिया गया तो अगर आप देखेंगे जो डुप्ले को बुलाया गया वो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार हुई, क्योंकि जो उसका उत्तराधिकारी था गोडेहू था वो इतना हाइपर एग्रेसिव था और डिप्लोमेटिक रूप से बहुत अच्छा नहीं था। और आप देखेंगे कि किस तरह से उसके नेतृत्व में जो फ्रेंच शक्ति थी, जो फ्रांसीसी शक्ति थी, वो बिखर जाएगी, राइट। फिलहाल हम चर्चा करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध की। तृतीय कर्नाटक युद्ध की चर्चा करेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें 1756 से लेकर के 1763 तक, 1756 से लेकर के 1763 तक। और इसका भी जो कारण था ना, कारण अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे पहले कहा था ना कि या तो स्थानीय होगा या तो यूरोपीय प्रतिस्पर्धा होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स में और फ्रेंच में जो सप्तवर्षीय युद्ध था, जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में 7 ईयर वार था, सप्तवर्षीय युद्ध। कई बार लड़कों को लगता है कि सर क्या ये पहले से डिसाइड कर लिए थे क्या
कि 7 साल लड़ेंगे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी। वास्तव में ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा हुई या जो लड़ाई हुई यूरोप में, वो 7 वर्षों तक चली और बाद में जब इतिहास लिखा गया तो उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। खैर, इसका प्रभाव आप बंगाल में भी देखेंगे। प्लासी का युद्ध भी इसी दौरान हुआ था। लेकिन हम एकदम सिस्टमेटिक वे में चल रहे थे, जैसे हमने अपने आप को डिसिप्लिनरी रूप में बताया है, उसी तरह से डिसिप्लिनरी अप्रोच में आपको पढ़ना भी चाहिए। कि कारण जो था, फिलहाल हम कर्नाटक युद्ध तक की चर्चा कर रहे हैं। 1756 और सब में जब यहाँ हुआ तो जाहिर सी बात है यह युद्ध भारत में भी होना हुआ। उसकी जो प्रतिक्रिया हुई वो भारत में हुई। और इसमें आप देखेंगे शुरुआती दौर पर जो ब्रिटिशर्स थे, पहले भी जैसे होता था वैसे ही हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कई जो क्षेत्र थे, कई क्षेत्र ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों को हराया, फ्रांसीसियों के क्षेत्र जीते। और ये तो होता ही होता है। और फ्रांसीसियों ने, जो फ्रेंच थे, कई ब्रिटिश क्षेत्रों को जीता। ब्रिटिश एरिया, खास करके ब्रिटिश एरिया स्पेशली मद्रास को जीता। राइट। तो ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता दिया कि कुछ क्षेत्रों को लोगों ने जीता। यानी एक तरह से अनिर्णायक युद्ध चल ही रहा था। लेकिन इसी समय एक गलती किया किसने? इस समय जो वो था, क्या कहते हैं कि फ्रेंच जो सेनापति था, बुस्सी था, और उसने हैदराबाद से भी सेनाओं को बुला लिया और हैदराबाद में भी सेंटर कम हुआ। और अंतिम जो इसका संघर्ष हुआ वो हुआ वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760, 1760। और ये जो वांडीवास का युद्ध हुआ बहुत ही फेमस अंतिम निर्णायक युद्ध माना जाता है। और इसमें ब्रिटिशों ने पराजित किया फ्रेंच को। फ्रेंच पराजित हुए और ब्रिटिशर्स जीते। ब्रिटिशों का जो नेतृत्व किया था वो किया था किसने? आयरकूट ने। और फ्रेंच का जो नेतृत्व किया था वो था लल्ली ने, और लल्ली पराजित हुआ। और इसके बाद ये निर्णायक युद्ध हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युद्ध के पश्चात जो फ्रांसीसियों की जो राजनैतिक शक्ति थी, राजनैतिक महत्वाकांक्षा थी, उसे समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद फ्रेंच केवल अपने व्यक्तिगत व्यापार तक सीमित रहे। आप देखेंगे, याद रखिएगा कि ये जो संघर्ष हुआ इन तीनों कर्नाटक युद्धों में, फ्रांसीसी उपस्थित तो जरूर हैं भारत में, लेकिन अब वो राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं है। और वो निर्णय किसका है? फ्रांसीसी सरकार का है, क्योंकि सरकार का पैसा लगा था। सरकार इसमें सैद्धांतिक रूप से वो सहमत थी और उसने जो निर्णय लिया उसे फ्रेंच कंपनी ने अल्टीमेटली क्या किया? स्वीकार किया। राइट। लेकिन आप देखिएगा कि जब आप देखोगे कि आप जब भी देखेंगे कि अगर कोई शक्ति फ्रांसीसियों को संगठित करने का प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से वो ब्रिटिशों का शत्रु नंबर 1 होगी। और इस तरह की घटना आप स्पेशली मैसूर युद्धों में देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट के रूप में दिमाग में याद रखिए, हम लोग वहां पे चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल इस यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में आपको क्या दिखाई दिया? कुल मिलाकर के किस तरह से अंततः ब्रिटिशर्स जीते। क्लियर है? तो ये तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बातें हो गई। अब कुछ हम लोग मेंस के सवालों की चर्चा करते हैं कि कैसे मेंस के सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। हम पहले कुछ सवालों की चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट से आप लोग कुछ उसे देखिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में उस क्वेश्चंस को दिखाइएगा और बाकी प्रैक्टिस करिएगा। सारी भी चीजें इस लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगी या फ्रेमिंग के अंदर मिल जाएंगी। पहली बात तो सिंपल सी बात है कि यही पूछा जा सकता है कि कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों के पराजय के कारण बताइए। ऐसा सिंपल सा सवाल आप जानते हैं यूपी पीसीएस में भले पूछ ले, हो सकता है कि आने वाली क्लास में पूछ ले। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, पहली बार नया इंट्रोडक्शन किया गया है ये, तो ये इस तरह के सवाल वहां पूछ सकते हैं। फ्रांसीसियों के
पराजय के कारण, फ्रांसीसियों के पराजय के कारणों की विवेचना करें, राइट। और आपको जो प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे हिसाब से मैक्सिमम 250 वर्ड में, 250 में करना चाहिए। दूसरी बात, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे डुप्ले था, ये सवाल पूछा भी गया है, अगर आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि डुप्ले पहला ऐसा व्यक्ति था, डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने औपनिवेशिक साम्राज्य का स्वप्न देखा। एक बात और भी बता दें, ये अनुभव की बात है। मैक्सिमम या 250 आईएएस में के लेवल पे पूछता है, यूपीपीसीएस में 200 पूछेगा, तो उसमें कोई फॉर्मेट में बहुत डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम आप लोग, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको एक गाइडलाइन है, एक निर्देश है कि किसी भी स्तर पे इसका उत्तर किताब से देख करके 600 शब्दों में न लिखिएगा, वो किसी काम का नहीं है। 200 से 250 वर्ड में आप लिखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। दो वजह से मैं आपको बताता हूं कि लगभग 4000 से 4500 शब्द, अगर आप वर्ड लिमिट उठा करके देख लो तो 4500 शब्द लिखना होता है। 4500 शब्द लिखना होगा कितने मिनट में? अगर आप देखो तो ये लिखना है आपको 180 मिनट में, 180 मिनट्स में। क्लियर है? यानी आपको कम से कम अगर चाहिए तो 25 शब्द प्रति मिनट चाहिए लिखने के लिए, है ना। इतना ही तो टाइम होता है, वो भी तब जब आप केवल लिखते रहें। क्या आप केवल लिखते रहते हैं? क्या प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं? आप देखिए, एक ही चीज में फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री भी रहेगी, ज्योग्राफी भी रहेगी, सोसाइटी भी रहेगी। किसी का हिस्ट्री अच्छा है तो ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी अच्छा है तो सोसाइटी नहीं। सारी चीजें एक समान रूप से तो कमांड नहीं की जा सकती हैं। प्रश्न बदलेगा तो आपका जो मोड ऑफ ब्रेन है वो चेंज होगा ना। आप लिख के देखना कि क्या आप 1 मिनट में 25 शब्द लिख पा रहे हो, और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो 1 मिनट में ये हमने तब जोड़ा जब 200-250 शब्द एग्जैक्टली आप लिखोगे तब, है ना। और अगर इसको आप 300-400 शब्द लिखोगे तो आप सोच लो कि 1 मिनट में आपको कितने शब्द लिखने होंगे। यानी स्ट्रेटेजिक रूप से अगर आप ज्यादा लिखते हो तो असफलता को खुद बुला रहे हो कि आप नहीं लिख सकते हो। क्लियर है ना। इसलिए वर्ड लिमिट का अनुशासन जरूर रखिएगा। कैसे रखा जाता है हम लोग चर्चा करेंगे भी। तो ये एक दो रहा। और अनुभव की बात आपको बता दूं, क्योंकि इसमें से 2 कर्नाटक युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध तो कारण परिणाम पूछा नहीं जाएगा, है ना। ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन एकदम 1750 में है और स्पेशली 1750 के बाद ही है, तो सीधे इस तरह के सवालों की संभावनाएं कम बनेगी कि कर्नाटक युद्ध के कारण और परिणाम बताइए, है ना। तो टोटल होलिस्टिक रूप से अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक पे यही मेन स्पेशली बनता है ना। या अन्य भी सवाल अगर आप देखेंगे, उठाएंगे, पूछेंगे तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में स्पेशली गुड मॉर्निंग से ज्यादा जरूरी है इस बात को। मैं देख रहा था कि मैक्सिमम गुड मॉर्निंग ज्यादा रहता है, वो तो ठीक ही है, सभी को इकट्ठे गुड मॉर्निंग, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसे भी लिखें, और वो अगर इंटरटेन करने की जरूरत होगी तो हम आपको जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं फिर विश्वस्त हूं और कॉन्फिडेंटली रूप से कह रहा हूं कि इस ऑनलाइन क्लास में अगर आप देखोगे तो आपकी समस्त सारी जिज्ञासाओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आइए हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों के पराजय के क्या क्या कारण थे। अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को चर्चा करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की हम फ्रेमिंग करें, बहुत सारे लड़कों
हमसे सवाल पूछते हैं, चाहे ऑफलाइन क्लास में चाहे ऑनलाइन क्लास में, सवाल यही उनसे पूछते हैं, सर इसकी शुरुआत कैसे करें और अंत कैसे लिखें। अरे भाई, जब आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो तो शुरुआत और अंत कैसे लिखें, कलम आपके पास है, कॉन्सेप्ट आपके पास है, आपको लिखना ही लिखना होगा। ऐसा कोई फ्रिक लैंग्वेज नहीं है कि 2 2 या 4 हम बता दें वही आप उठा करके लिखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि लिखते रहने से वो जो झिझक है ना कि क्या लिखें वो समाप्त हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपसे जो सवाल पूछा गया जैसे फ्रांसीसियों के पराजय के कारण, तो एक लाइन में आप इंट्रो लिख सकते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के 18वीं शताब्दी में जो संघर्ष हुआ उसमें से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का जो संघर्ष था वो सर्वाधिक तीव्र था। यह 3 युद्धों में अभिव्यक्त हुआ जिसमें अंततः फ्रांसीसी पराजित हुए और इसके निम्नलिखित कारक थे। हो गया बस इंट्रो, राइट। एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना तो लिख ही सकते हो कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा हुई उसमें फ्रांसीसी अंततः पराजित हुए जिसके निम्नलिखित कारण थे। ऐसे भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको पॉइंट वाइज कहते हैं, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो पैराग्राफ वाइज लिखने का है, नंबर 1। दूसरी तरफ पैराग्राफ वाइज लिखने का क्या मतलब ये है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो पैराग्राफ लिखते हैं वो इंटरकनेक्टिव होना चाहिए, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यही 2-3 मानक होते हैं आंसर राइटिंग के। फिलहाल अगर आप पराजय के कारणों को अगर आप उठा करके देखें तो देखो क्या कैसे कारण, अभी देखो कितना आसान हो जाएगा ये। अगर आप पराजय के कारण को उठा करके विवेचित करें तो सबसे पहले नो डाउट इसमें आपको कहना चाहिए कि जो नौसैनिक शक्ति थी, जो ब्रिटिशों की नौसैनिक शक्ति थी, ब्रिटिशों की नौसैनिक शक्ति अधिक थी। ब्रिटिशों की आप लिखिएगा नहीं, फ्रांसीसियों लिख दीजिए तो गड़बड़ हो जाए। ब्रिटिशों की नौसैनिक शक्ति अधिक थी, एक कारण तो ये था, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप उठा करके देखें, दूसरी चीज अगर आप पराजय के कारणों में अगर आप देखेंगे, नौसैनिक शक्ति के बाद अगर आप देखिए तो जो निर्णयन क्षमता थी, जो निर्णय का जो अधिकार, निर्णय लेने का जो अधिकार था, जैसे निर्णयन जो था, निश्चित रूप से निर्णयन के स्तर पे पर फ्रांसीसियों की सरकार पर निर्भरता थी, फ्रांसीसियों की सरकार पर निर्भरता। और इसी निर्भरता में आप चाहो तो एक कारण ये भी लिख सकते हो कि सर डुप्ले का बुला लिया जाना, ये भी इसी निर्भरता के कारण हुआ था, लिया जाना, तो निश्चित रूप से ये भी एक कारण था। चौथा कारण आप ये कह सकते हैं कि किस तरह से जो फ्रांसीसी अधिकारियों में फ्रांसीसी अधिकारियों में जो असहमति थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। क्लियर है? अब आपको हमने क्या किया, इन पराजय के कारणों को 2 सेगमेंट में, 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। इसके लिए इसके पहले आप इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो 20 से 25 शब्द हो जाएगा, राइट। और कम से कम निर्णय में, निष्कर्ष में इतना तो लिखेंगे ही कि इस प्रकार फ्रांसीसियों के पराजय के जो कारण थे वो बहुआयामी थे या एक से अधिक कारण जिम्मेदार थे। 10-15 शब्द ये हो जाएगा। यानी आपके पास बचा कितना लिखने के लिए, मैक्सिमम लिखा बीच में लिखने के लिए 150 शब्द लिखना पड़ा। और 150 शब्द को अगर आप 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो निश्चित रूप से 20-20, 25-25 शब्द, 30-30 शब्द अगर आप लिखेंगे तो एक साइंटिफिक स्तर पे आपका ये जो क्वेश्चन आंसर है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। लिखने का आप प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरे सवाल को उठा करके देखें,
दूसरे सवाल को उठा के देखें कि डुप्ले जो है वो डुप्ले पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने औपनिवेशिक साम्राज्य का स्वप्न देखा, है ना। तो निश्चित रूप से इसको थोड़ा सा कल्पना शक्ति से हाइपोथेसिस से इसको आगे बढ़ाना है, सिर्फ इसमें तथ्य नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट उठा करके लिखने की जरूरत है। तो आप समझिए, आप कह सकते हैं कि डुप्ले कहां से उठाएंगे, आप उठाएंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। आप बताएंगे कि किस तरह से, यानी इसका जो पॉइंट होना चाहिए, इसकी जो शुरुआत होनी चाहिए, वो आप ऐसे ही लिखेंगे कि डुप्ले पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने उस रणनीति की या उस सिद्धांत की खोज की जिसके आधार पर औपनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता था। और वो सिद्धांत क्या था कि किस तरह से छोटी सी प्रशिक्षित सेना के द्वारा हस्तक्षेप करके हम भारतीय राज्यों को क्या कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट शुरुआत हो जाएगी और उसका आप पहला जो सेगमेंट टच करेंगे वो करेंगे सेंट थोमे के युद्ध में। सेंट थोमे का युद्ध फैक्ट भी आ जाएगा 1748 से, और उसके बाद आप लिखाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान आपने देखा कि जो पहला 2 चरण था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद उसे इंप्लीमेंट किया गया, राइट। अब यहां तीसरा थोड़ा सा अभी अब आपको नॉलेज की कमी है, जब हम लोग अन्य यूनिट को डिस्कस कर लेंगे तो आप इसका विस्तार कर पाएंगे कि यद्यपि डुप्ले सेकंड द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद बुला लिया गया, ये दोनों सेगमेंट मिला करके हमारे लगभग 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स 150 वर्ड्स के आसपास हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा कि यद्यपि डुप्ले को वापस बुला लिया गया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 18वीं शताब्दी के में आने वाले युद्धों में इसी रणनीति का पालन किया, चाहे वो प्लासी हो, राइट, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे मराठा युद्ध हो। तो किस तरह से उन्होंने, आप देखेंगे इवन जो बेलजली की सहायक संधि है ना, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे थी कि एक यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना को हम किस तरह से यूज करें और हस्तक्षेप करें और अंततः औपनिवेशिक साम्राज्य बना लें। तो कुछ तथ्यों की सहायता, ऐसा नहीं कि पूरा इतिहास उठा करके लिख दीजिए, कुछ तथ्यों की सहायता से आप ये लिख सकते हैं कि यद्यपि डुप्ले को बुला लिया गया, किंतु ब्रिटिशों ने आगे चल करके इसी रणनीति को अपनाते हुए 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण किया। और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। अतः इस प्रकार से हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि किस तरह से 18वीं सहमत हो सकते हैं कि डुप्ले पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने औपनिवेशिक साम्राज्य के निर्माण में योगदान दिया, राइट। अब कुछ ऐसे मेंस के सवाल होंगे जो कई टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए उठा करके पूछ लिया गया कि डुप्ले ने औपनिवेशिक साम्राज्य की चाबी दक्षिण में खोजी और वो असफल रहा, जबकि क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी और वो सफल रहा। तो इस सेगमेंट को, इस प्रश्न को करने के लिए आप तभी भी कर सकते हैं जब आपको बंगाल के इतिहास के बारे में पता हो, जब आपको यह पता हो कि बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विकास कैसे हुआ। तो जैसा मैंने आपको वादा किया था, एक बार फिर आपको बताऊं, इस अगर आप फिगर को उठा करके देखें, हमने इसी फिगर पे पूरी 18th सेंचुरी को आपको कवर कर दिया। हमने आपको बताया था इन तीनों सेगमेंटों को, यूरोपीय साम्राज्य के, मुगल साम्राज्य के पतन, यूरोपियों के आगमन, क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बाद हम संघर्ष की बात करेंगे। आज हमने इस संघर्ष को क्लियर किया और आपको बताया कि यहीं से मेंस की शुरुआत होगी। अब जब हम इसको डिसाइड करके, और डेन और स्वीडन आप जानते हो वो तो ब्रिटिशर्स की सबऑर्डिनेट थी, जब हमने आपको ये बता दिया कि ब्रिटिशर्स अंततः सरवाइव किए, क्लियर, तो अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जब चर्चा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से बंगाल में अपना प्रसार किया, किस तरह से उन्होंने अवध में किया। जाट और रोहेले का तो कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, राजपूतों रियासतों में भी बहुत नहीं रहा। कैसे मैसूरों में किया,
कैसे मराठों से किया, कैसे निजाम से किया, कैसे पंजाब से किया। और याद रखिएगा कि आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे वो सब मेंस ओरिएंटेड होंगे, है ना। प्री तो इंटेंसिव रूप से पूछा जाएगा। प्री में तो आप हो सकता है कुछ तथ्यों को जानते भी हों, लेकिन अल्टीमेटली जो हम लोग चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे, मेंस के सेक्शन पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।